नमस्कार, अनुराग पांडे नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं MES स्टडी द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और हम आज लूसेंट की ज्योग्राफी जो हम पढ़ रहे हैं उसका हम फोर्थ वीडियो लेके आए हैं। इसके 3 वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे हमारे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर ऊपर राइट हैंड साइड पे कॉर्नर पे आई बटन होगी, वहाँ पर भी आप क्लिक करके देख सकते हैं हमारे पुराने 3 वीडियो को। तो ये उसी सीरीज का चौथा वीडियो है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे उसी के आगे का। लिखा है, जोजिला दर्रे का निर्माण सिंधु नदी के द्वारा, शिपकिला का निर्माण सतलज नदी के द्वारा एवं जैलेपला का निर्माण तीस्ता नदी द्वारा हुआ है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये यहाँ से लेके अभी हम नीचे तक पढ़ने वाले हैं, इसकी एक सेपरेट वीडियो, ट्रिकी वीडियो भी पढ़ी है, वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने पढ़ाया है। यहाँ से यहाँ तक आप यहाँ जाएंगे, ट्रिकी वीडियो में आई बटन सबसे किनारे आपको दिखेगा, वहाँ पर जब जाएंगे आप तो आपको इसका लिंक का डिस्क्रिप्शन फिलहाल नीचे भी मिल जाएगा और यहाँ भी आप उसे देख पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए, मैंने आपके लिए दर्रे की फ़ोटो यहाँ पर लगा के रखी है। दर्रा किसे कहते हैं? दो पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रास्ता बन जाता है आवागमन के लिए, वही दर्रा कहलाता है। फिलहाल मैंने दर्रे वाली वीडियो में पूरा अच्छे से बताया है और ये दर्रे के वीडियो का ये लिंक है। हमारी PDF को जब डाउनलोड करेंगे, हमारे MES स्टडी जो ये टेलीग्राम पर इसका चैनल है, वहाँ से जब डाउनलोड करेंगे तो इस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उस वीडियो पर पहुँच जाएंगे। और फिलहाल अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वहाँ पर इसका लिंक मिल जाएगा। आते हैं नेक्स्ट वन पर। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा 5624 मीटर है। यहाँ से चीन को जाने वाली एक सड़क बनाई गई है। तो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? बिल्कुल। और ये कहाँ से? हाँ, तो अब आपको समझ गया ना, चीन से जाने वाली रास्ता यहाँ पर है और ये सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई कितनी मीटर में है? इसकी ऊंचाई मीटर में है 5624, ठीक है। दर्रे का नाम याद कर लीजिएगा आप लोग, इम्पॉर्टेंट है। और दर्रे का वीडियो भी अलग से पड़ा है ना, नाम याद करने का ट्रिक के साथ पूरा। आते हैं नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन है हमारे पास, राष्ट्रीय राजमार्ग A1 लेह को जोजिला दर्रे होते हुए कश्मीर घाटे से जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगिट को जोड़ती है, तो गिलगित को जोड़ती है। नेक्स्ट वन, बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। जवाहर सुरंग इसी में स्थित है। देखिए, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है कि मैं पढ़ते जा रहा हूँ, अगर आप इसको मैप के साथ देखेंगे, कौन सा दर्रा कहाँ पर है, किस स्थान पर है, किसको इसको जोड़ रहा है, दर्रा किसे कहते हैं, उसमें क्या उसके मेन पॉइंट हैं एग्जाम के दृष्टि से, तो आपको और अच्छे से वहाँ मिल जाएगा। तो आप जब देख के याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ज्योग्राफी जब भी पढ़िए तो मैप को लेकर बैठिए, तब साथ में आप उसको पढ़िए। आते हैं तुजु दर्रा, ये क्या है? मणिपुर भारत का एवं म्यांमार को जोड़ता है। तो भारत एवं म्यांमार को क्या करता है? जोड़ता है। म्यांमार पता है ना कहाँ पर है, और भारत हमारे पड़ोसी देश है म्यांमार, ठीक है। फिर है शिपिकिला दर्रा, शिमला से तिब्बत को जोड़ता है। तिब्बत पता है, उत्तर साइड में भारत के। फिर है जीवित जड़ पुल, मेघालय में स्थित है। तो जीवित जड़ पुल मतलब पुल बनता है वो किससे? जीवित जड़ों से बनता है। तो देखिए पेड़ है, पेड़ की जड़ों से ये क्या है? पुल बना हुआ है। आप अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये है ना, मैं थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। देखिए ये क्या है? जीवित पुल है, ठीक है ना। तो इम्पॉर्टेंट थिंग है, तो जीवित जड़ पुल मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। आगे देखिए नोट लिखा है, मेघालय की खासी जनजाति के लोगों रबर ट्री, कौन सी ट्री? रबर ट्री नामक पौधे के जड़ों का
अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर लेते हैं, जिसे जीवित जड़ पुल कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे जिंगकेंग इरोंग कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ऐसे होता नहीं है प्राकृतिक रूप से, है प्राकृतिक चीज़ों से ही बना हुआ है, लेकिन उसको क्या करते हैं, इसी जलधारा के ऊपर से निकाल देते हैं और इन जड़ों का वैसे क्या कर देते हैं, अनुवर्धन कर देते हैं, और ये क्या बन जाता है, एक जीवित पुल बन जाता है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कन्याकुमारी में मिलते हैं। तो सबसे ये दक्षिणतम बिंदु है ना कन्याकुमारी, मैप में देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि ये क्या होते हैं, तटीय क्षेत्र है ना, तटीय क्षेत्र हैं। तो ये जो अर्धचंद्राकार है, ये क्या है, इसकी आकृति है, ठीक है। तो वहीं पर क्या है, वो समुद्र में जो है, जो ये अर्धचंद्राकार आकृति वहाँ पर मिल जाती है, मतलब कि वो बनाती है, प्राकृतिक रूप से बनती है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन है, यहाँ पर देखेंगे, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुकोडी और श्रीलंका में तेलमन्नार के बीच समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है ना। उसे कौन सा पुल कहा जाता है? आदम का पुल कहा जाता है। लिखे, नोट लिखा है यहाँ पर, जफाना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे द्वारा जुड़ा है। तो आप वहाँ पर इसके जो अलग सेपरेट वीडियो पर वहाँ देखेंगे, तो यहाँ पर जो यहाँ से अलग हुआ है वो कैसे अलग हुआ है, एलिफेंटा दर्रे द्वारा अलग हुआ है। तो आपको वहाँ पर सेपरेट वीडियो में और अच्छे से मिल जाएगा। आइए देखते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया का। आप ये देख सकते हैं फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, प्राकृतिक रूप से भारत का मैप है ये। और ये देखिए गंगा नदी गई है ना बहते हुए, जी बिल्कुल। अब आते हैं, और भी अच्छे वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये मिल जाएगा, है ना। आते हैं, अब बात करते हैं हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप मतलब फिजिकल, मैंने फिजिकल मैप दिखा है वहाँ से हम बात करेंगे। अब यहाँ देखिए, देश के कुल क्षेत्रफल के 10.7% भाग पर उच्च पर्वतीय या उच्च पर्वत श्रेणियाँ हैं। उच्च पर्वत श्रेणियाँ कितने पर हैं? 10.7% पर हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र तल से 2135 मीटर या इससे अधिक होता है। कितना? 2135 किलोमीटर से क्या होता है, ये ऊपर होता है, ठीक है। और जो 2135 से नीचे होता है उसके क्या कहते हैं, मीन्स अब इसके जो 305 मीटर 2135 मीटर की ऊंचाई बीच होती हैं उनके क्या कहते हैं, पहाड़ियाँ, जो कि 18% है। तो ये है, मैंने यहाँ फिगर में आपको दिखाया चित्र में, ये क्या है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये कितने, 305 मीटर के ऊपर का, कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा, मतलब यहाँ तक। और यहाँ से ऊपर अगर है 2135 मीटर तो वो किस में आएगा, पर्वत श्रेणी में आएगा। अभी किस में आ गया, पहाड़ियों में आ जाएगा। और अब बात करें इससे भी अगर नीचे है, 305 के नीचे है, अगर इसके ब्लो है तो वो क्या आ जाएगा, वो मैदानी विस्तार के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 43% भूभाग पर 43% भूभाग पर विस्तृत मैदान है, मैदान का विस्तार है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया। अगर कोई बात करे कि 305 के ऊपर अगर है तो कितना होगा, 305 मीटर के ऊपर है तो वो पहाड़ियाँ होंगी। और कितने तक, 305 से 2135 तक। और 2135 के ऊपर अगर उसकी हाइट हो गई तो वो क्या हो गया, पर्वत श्रेणी में आ जाएगा, पर्वत कहलाएगा। तो बहुत सारे पर्वत होते हैं तो पर्वत श्रेणी कहलाएगा, अकेला है तो पर्वत कहलाएगा, ठीक है। आते हैं अब आगे, हम देखते हैं यहाँ पर। और मैंने ये मैदान का एक फ़ोटो लगाया है यहाँ से रिलेट करके, आप देख सकते हैं अच्छे से। मैदान तो सबको पता ही है, हाँ, हम लोग मैदानी भाग में ही रह रहे हैं और कई लोग पहाड़ियों वाले मैदान, पहाड़ी इलाके में भी रहते हैं, ठीक है, जहाँ पहाड़ियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। अब हिमालय का प्रादेशिक विभाजन देखेंगे, इसका प्रादेशिक विभाजन किस हिसाब से किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
एक होता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को बांटा गया है, जो पंजाब है इसके ऊपर से यहाँ से डिवाइड किया गया है। ये इसके जो भी हिमालय श्रेणी है, मतलब यहाँ अंदर, वो किस में आता है? पंजाब हिमालय में आता है, जिसकी लंबाई कितनी है? यहाँ इसकी लंबाई अगर बात करें तो 506 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 506 किलोमीटर है। और किनके किनके मध्य? क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से बटे हैं, ठीक है ना। तो सिंधु एवं सतलज नदियों के मध्य, ठीक है, सिंधु और सतलज नदी के मध्य है। फिर है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय कहाँ है? ये कुमायूं हिमालय यहाँ पर है, ठीक है ना। कुमायूं हिमालय की क्या है? 320 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है, जो कि सतलज नदी से काली नदी तक जाती है, ठीक है। सतलज नदी से काली नदी तक, काली नदी स्टार्ट होती है, तो काली नदी तक के उसी के मध्य में है कौन सा? कुमायूं हिमालय, जो कि ये सबसे छोटा है। क्यों? क्योंकि 320 है। और सबसे बड़े की बात करते हैं तो कौन सा है? हमारा नेपाल हिमालय। थर्ड वन इज नेपाल हिमालय, जो काली नदी से तीस्ता नदी के मध्य है। काली नदी से यहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? ये तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है, ठीक है। और अब बात करते हैं असम हिमालय। असम हिमालय यहाँ से यहाँ तक का है, ठीक है, असम हिमालय। तो असम हिमालय कितना है? 720 किलोमीटर। तो ये आपको याद हो गया। बाकी अगर आपको ये ना याद हो रहा है कौन सा हिमालय है, कितनी उसकी लंबाई है, कितनी मतलब विस्तार कितना है, तो इसके लिए ट्रिकी वीडियो पड़े हैं हमारे प्लेलिस्ट में, आपको जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे वीडियो अच्छे से मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं यही कहता हूँ, जब भी पढ़ने बैठे तो मैप के साथ हमेशा पढ़ाई करिए, तो अच्छे से समझ में आपको आएगा। और मैंने मैप यहाँ पर लगा के रखा है आप अच्छे से, ताकि समझ सकें। आता है भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें देखते हैं कौन कौन से 5 भागों में बांटा गया है। लिखा है, पहला नंबर है उत्तरी पर्वतीय मैदान। नंबर 1 पे क्या है? उत्तरीय पर्वतीय मैदान। नंबर 2 पर है विशाल मैदान, ओके। नंबर 3 पर है प्रायद्वीपीय पठार। नंबर 4 मरुस्थलीय प्रदेश। नंबर 5 समुद्र तटीय मैदान। अब इसको चलिए हम मैप में थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर लगाया है आपके लिए, चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, लिखा है उत्तरी पर्वतीय मैदान। तो ये जो हिस्सा पूरा दिख रहा है, ये क्या है? उत्तरीय पर्वतीय मैदान है। ये जो हिमालय की हमने ये बात की थी ऊपर वाले में, ये तो मैं अगर यहाँ दिखाना चाहूँ आपको, तो यहाँ से ये पूरा ऐसे जाके ये पूरा हिस्सा क्या है? ये है ना, उत्तरीय पर्वतीय मैदान है, ठीक है। फिर है विशाल मैदान। फिर किस में बटा है? विशाल मैदान में। तो ये जो दूसरा वाला पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है विशाल मैदान, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं थर्ड में, प्रायद्वीपीय पठार। थर्ड वन पे प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से देखिए ये आपका क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। फिर आता मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थलीय प्रदेश देखिए यहाँ पर, मरुस्थल पता ही है आपको ना, भारत का थार का मरुस्थल। और समुद्र तटीय मैदान। अब ये जो समुद्र के किनारे वाले तट हैं, ये क्या है? समुद्र तटीय मैदान हैं। ये सब जो बगल बगल से टच है, ये समुद्र तटीय मैदान। तो इस प्रकार से भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा गया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखा, भूवैज्ञानिकों के मतानुसार जहां आज हिमालय पहाड़ है, वहां टिथिस नामक क्या था? टिथिस नामक उथला समुद्र था। अब इसको जब हमारे सेपरेट वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे यहाँ पर आया और कैसे ये हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के पहले यहाँ पर क्या था? यहाँ पर टिथिस नाम का क्या था? एक सागर था, ठीक है। तो यहाँ पर भारत कहाँ से? अफ्रीका से अलग होके आया है। हाँ, तो आपको ये अभी सारी चीज़ें क्लियर होंगी, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक। लिखा है, हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में आधुनिक सिद्धांत
प्लेट विवर्तनिकी है, ठीक है ना, जिसे प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लेटों का क्या करना, आपस में बदलते रहना, हाँ, क्या करना, चेंज होते रहना, वही है प्लेट विवर्तनिकी का नियम। ठीक है, तो उसी के कारण क्या हुआ, ये हिमालय की उत्पत्ति हुई है। तो जब जैसे कोई दो पेज लीजिए, दो बुक्स लीजिए, दोनों को आपस में सटाएंगे तो क्या होगा, एक प्रेशर लगेगा दोनों एक दूसरे को, फिर कुछ देर बाद ये तो ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, नीचे जगह कुछ रखा है सॉलिड चीज़, तो ये क्या होगा, ऊपर उठेगा और ये दोनों उड़ जाएगा। तो ये इसी में इस बताया गया है प्लेट विवर्तनिकी में। ठीक है ना, अब आते हैं आगे हम, हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ प्रायद्वीपीय पठार की ओर उत्तल एवं तिब्बत की ओर अवतल हो गई है। तो मैप, हमेशा मैप में देखेंगे, इधर क्या है, ये आपका तिब्बत है। ठीक है, और क्या कर, मैं एक बार यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ, हिमालय की पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार आपको पता है किधर है, उधर क्या होती है, उत्तल, उत्तल मतलब उठा हुआ तल। ठीक है ना, वहाँ पर क्या होती हैं, और बृहद रूप में उठ जाती हैं। ठीक है, और जहाँ पर ये गिरती हैं उसे क्या कहते हैं, अवतल। तो किस ओर गिरती हैं, तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर क्या होती हैं, अवतल हो जाती हैं, और इधर प्रायद्वीपीय पठार की ओर क्या हो जाती हैं, उत्तल, उठ जाती हैं। ठीक है ना, तो अब आगे देखते हैं, हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या बृहद हिमालय, तो इसकी बात करते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है, सबसे ऊंची कौन है, हिमाद्री। ठीक है ना, इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, एवरेस्ट पता ना, विश्व की सबसे ऊंची है, जो कि नेपाल में है, इसी पर्वत श्रेणी में है। ठीक है ना, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, कॉमेट एवं नामचा, बरवा आदि इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। तो ये एग्जाम में पूछे गए हैं, ये भी आया है, नंदा देवी, ये कंचनजंगा, इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके रिलेटेड आपको अलग से वीडियो भी इसमें पड़ा हुआ है, वहाँ भी देख सकते हैं जाके। नोट, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रड के द्वारा अलग होती है। तो किसके द्वारा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार लगभग लास्ट ईयर में पूछा गया है एक बार कि किसके द्वारा अलग होती है, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय। पहले पे क्या था, आपने देख लिया था, जिसे आप क्या कहे थे, ट्रांस हिमालय क्षेत्र। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में आपने अच्छे से देखा, ट्रांस हिमालय कैसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सी आते हैं, कौन कौन सी चीज़ें, उनकी ऊंचाई औसत क्या होती, हिमाद्री अर्थात हिमाद्री के बारे में आपने जान लिया, इसकी ऊंचाई क्या होती है, 6000 मीटर के लगभग औसत में होती है, और ये क्या होती है, सर्वोच्च या बृहद हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीसरे नंबर पर जब हम आए तो यहाँ हिमालय श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय इसे कहते हैं। तो इसमें देखते हैं, चलिए, इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटीबा एवं महाभारत श्रेणियाँ आती हैं। ये भी पूछा गया कि महाभारत श्रेणियाँ किस में आती हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कौन सी श्रेणी में, हिमाचल श्रेणी में आती हैं। ठीक है ना, और हिमाचल श्रेणी जिसे कहते हैं लघु या मध्य हिमालय कहते हैं। तो ये हिमाचल श्रेणी है। आगे देखिए, बृहद व लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहुल, स्फूर्ति, कुल्लू एवं कांगड़ा की घाटियाँ मिलती हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह, इम्पोर्टेंट पूछा गया है, अल्पाइन चारागाह है। इन्हें कश्मीर घाटी में मर्ग के नाम से जानते हैं, जिसे गुलमर्ग, सोनमर्ग हैं, तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंसूरी,
और ये है दार्जिलिंग आदि लघु हिमालय में ही है। तो ये सब किस में है? लघु हिमालय में है। और लघु या मध्य हिमालय किसे कहेंगे? हिमाचल श्रेणी को ही लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। आते हैं अब नोट यहाँ पर दिया है, यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज लिखी है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करके रखिएगा। किसके द्वारा अलग होती है? मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा लघु हिमालय शिवालिक से अलग होती है। नेक्स्ट वन पॉइंट यहाँ देखिए लिया है चौथे नंबर पर, जो उसका चौथा प्रकार है वह है क्या? शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय। हिमालय का जो बाहरी हिस्सा होता है, हाँ, ये है कौन सा? जिसे शिवालिक श्रेणी कहते हैं, या निम्न हिमालय कहेंगे, या बाह्य हिमालय के नाम से जानेंगे, या शिवालिक हिमालय के नाम से जानेंगे। यह हिमालय का नवीनतम भाग है। शिवालिक एवं लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी, ठीक है। पश्चिम में इन्हें दून या द्वार भी कहते हैं इन घाटियों को, है ना। जैसे देहरादून और हरिद्वार के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई कहते हैं, है ना। अब आके हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिए इंपॉर्टेंट था, इसमें लिखा है अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई कितना है? 1722, मतलब 1.722 किलोमीटर है, या 1722 मीटर कह सकते हैं आप। इसकी ऊंचाई है। अरावली के पश्चिमी ओर से माही एवं लूनी नदी निकलती है। तो लूनी नदी के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। लूनी नदी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है रास्ते में ही ना। तो ये है लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। देखिए लिखा है अरावली के पूर्व की ओर क्या है? बनास नदी निकलती है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे द रिवर ऑफ इफेमरल कहते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मालवा का पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान राज्य में है। इसका पठार इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। मालवा का पठार कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिणी पूर्व राजस्थान में है। यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना हुआ है। तो पूछा गया था ये क्या नाम, मालवा का पठार किन चट्टानों से बना हुआ है? तो ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है, ठीक है। और इससे क्या चंबल और बेतवा नदी निकलती हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, इसको आप नोट करके रखिए, ठीक है ना। तो मालवा का पठार कहाँ पर है? पश्चिमी मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। मैप में देखेंगे आपको वहाँ पता चलेगा जब, हाँ। और यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना है, ठीक है। तो ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी आपको पता है, नहीं पता होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर ज्योग्राफी की जो क्लास पढ़ी है तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें इसमें मैंने डिस्क्राइब किया है एक एक पॉइंट को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट, विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना हुआ है। एग्जाम में पूछा गया था कि हिमाचल का पठार ये किन चट्टानों से बना है, तो उसमें ऑप्शन दे देंगे, तो उसमें आप क्या लगाएंगे? परतदार चट्टान दे देंगे, हाँ। वह दे देंगे ज्वालामुखी चट्टान दे देंगे, हाँ। तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर कंफ्यूज जाते हैं। तो ये पेपर में एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन बनते हैं, हाँ। तो उसके दृष्टि से क्या है? इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको याद रखिएगा कि हिमाचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण पूर्व राजस्थान राज्य में है। यह परतदार चट्टानों का बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, ठीक है ना। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। जब हम भारत को बीच से डिवाइड करते हैं, जो कर्क रेखा गई है समझिए, वो क्या करती है? आधे भाग दक्षिणी और उत्तरी को क्या करती है? वो बांटती है ना।
तो वही काम कौन करता है यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है ना। जो विंध्याचल पर्वतमाला है, पर्वतमाला मतलब कई क्या हैं, पर्वत शिखर हैं वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं, भारत को दो भागों में बांटते हैं। कैसे? प्राकृतिक रूप से, ठीक है ना। आते हैं, देखिए, मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक, पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है ना। क्या है? अमरकंटक, जिसकी ऊंचाई क्या है, 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टान का बना एक ब्लॉक पर्वत है, इंपॉर्टेंट। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, पूछे नर्मदा नदी कहाँ निकलती है, के पश्चिम से, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसको जरूर आप लोग देखिएगा। पूछे कि अमरकंटक के पश्चिमी से, पूर्व से, दक्षिण से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, तो यहाँ पर आपको मिल गया। पश्चिमी से एक बार पूछे थे इसके पहले जो एग्जाम हुआ था, और कई एग्जाम हैं जिसमें से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर है छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार। छोटा नागपुर आप मैप में देखेंगे, वहाँ पर रांची का पठार है, जो संप्राय मैदान का उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है? इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इसको। संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। एग्जाम में कई बार इसको पूछे हैं, और हम आप बहुत कुछ पढ़ के जाते हैं और इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हम गलत करके आ जाते हैं, ठीक है। तो भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार। तो जो छोटे लोग होते हैं उनके अंदर रूर ज़्यादा होता है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाकी इसका एक सेपरेट वीडियो पूरा हिमालय से रिलेटेड है, भौतिक रूप से, वहाँ जाके आप अच्छे से देख सकते हैं विद मैप के साथ। वहाँ पर मैप में मैंने भी दिखाया है। खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न है, ठीक है ना। कौन सा? छोटा नागपुर वाला। तो ये क्या है? भारत का रूर कहा जाता है, ठीक। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहाँ पर दिया है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। ये पूछा है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो लोग वो वहीं पर गलत कराते हैं। तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई हैं। अभी ज्वालामुखी चट्टान इसके पहले नहीं बताया था कहाँ का बना था, बिल्कुल हाँ याद है आप लोगों को। यहाँ है, ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ी, जिसकी ऊंचाई क्या है? 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। तो ये तो एग्जाम में कम पूछा गया है, लेकिन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आप हमें क्या है कि बहुत ही अच्छे से और कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम वो चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है। ताप्ती नदी किधर से किधर को जाती है? मैप में आप देखेंगे इसकी अलग से, फिलहाल मैंने वीडियो बनाई है। तो 5 नदियां हैं, जिसमें लूनी भी है, ताप्ती भी है, साबरमती भी है। ये सब क्या होती हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। जैसे लूनी नदी मैंने आपको बताया कि वो रास्ते में ही क्या होती हैं? ख़त्म हो जाती हैं, वो जाके समुद्र में मिलती नहीं हैं। तो आप देखते हैं यहाँ पर जो महादेव पर्वत पर स्थित है, इसके पूर्वी हिस्से में ताप्ती नदी निकलती है, जो कहाँ जाके मिलती है? बिल्कुल खंबात की खाड़ी में गिर जाती है ना। अब आते हैं नेक्स्ट वन पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट वन पॉइंट है पश्चिमी घाट। यह पर्वत ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1600 किलोमीटर में विस्तृत है। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में गिर की पहाड़ियाँ मिलती है, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। ये बहुत बार पूछा है, ये तो इस समय बहुत क्वेश्चन इससे पुटअप हो रहे हैं गिर की पहाड़ियों से, हाँ, और किसे? गुजरात से रिलेटेड। तो ये क्या है? क्या है? एशियाई सिंह के लिए क्या है? विख्यात हैं, ठीक है ना। एशियाई शेर के लिए क्या है? ये विख्यात हैं। पश्चिमी घाट को
सह्याद्री भी कहा जाता है। 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा जो कि गोवा से गुजरती है। इसको एक बार पूछ लिया था एग्जाम में, क्योंकि लोग उतना डीप तो पढ़ते नहीं हैं। पूरे 16 अंश, जैसे भारत का विस्तार पूछा जाए तो कहाँ से कहाँ तक है, 6-4 से है। संपूर्ण भारत का बात करें नहीं तो 8-4 से है, आपको पता है 8 अंश 4 मिनट से है। तो ये जो 16 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है वो कहाँ पर किससे, गोवा से होके गुजरती है, ठीक है ना। सह्याद्री को 2 भागों में विभाजित करती है, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री के ऊपरी सतह पर बेसाल्ट लावा का निक्षेप है, वहीं दक्षिणी सह्याद्री आर्कियन युग की ग्रेनाइट तथा नीस चट्टानों से बना है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, किन चट्टानों से बना पूछा गया था एक बार, तो बता नीस चट्टानों से बना हुआ है। उत्तरी सह्याद्री एवं दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर क्रमशः काल सुबाई, जिसकी ऊंचाई मीटर में 1664 मीटर है, एवं कुद्रेमुख की जो है 1892 मीटर है। महाबलेश्वर की 1438 मीटर है। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी ये है। महाबलेश्वर का उच्चतम बिंदु क्या है, विल्सन पॉइंट है। फिलहाल यहाँ से क्वेश्चन कम बनते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट विल्सन पॉइंट है। आर्थर सीट पॉइंट, नीड लाहौल पॉइंट और एलिफेंटा पॉइंट भी इसको कहते हैं, ये पूछा गया है। महाबलेश्वर में ही हैं। तो महाबलेश्वर से 5 नदियाँ निकलती हैं, कौन कौन सी, कृष्णा, सावित्री, बेन्ना, गायत्री तथा कोयना। ये कौन सी हैं, 5 नदियाँ निकलती हैं महाबलेश्वर से। ये एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो उसकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे पढ़ेंगे दर्रे से गुजरने वाले प्रमुख रेल एवं सड़क मार्ग। देखिए इसका ट्रिकी वीडियो भी पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके याद भी कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ ऐसे पढ़ना है फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, विद ट्रिक के साथ, तो अब हम इसको 5वें वीडियो में पार्ट 5 में लेके आएंगे। तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखिए। और हाँ, यदि आप नए व्यूवर हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, परिवार का सदस्य आप लोग बन जाइए। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का यूँ ही ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।